नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परमेंद्र मैथ में। दोस्तों आज हम रसायन विज्ञान का जो टॉपिक है परमाणु संरचना एवं रासायनिक बंध, इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों हम कंप्लीट साइंस कोर्स करेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज। दोस्तों ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो सारे हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे विद एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन, जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, पीटीटी, सीटेट और सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके स्टेट एग्जाम्स हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है, जो वीडियोस है, जो एजुकेशनल वीडियोस है, वो आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हम करने वाले हैं, जहाँ से शुरुआत, वो है पहला क्वेश्चन, विद्युत रूप से परमाणु क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, उदासीन। दोस्तों विद्युत रूप से जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है, जिससे निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित जो अल्फा किरणें हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, हीलियम नाभिक। क्योंकि दोस्तों जो हीलियम नाभिक होता है, जो अल्फा किरणें होती है, उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका राइट आंसर है सी। और इसका जो दोस्तों प्रतीक होता है वो होता है He2+। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। जो दोस्तों सोडियम क्लोराइड है, इसको हम NaCl भी लिखते हैं। NaCl को हम साधारण नमक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कौन सा बंध होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, वैद्युत संयोजी बंध। NaCl में दोस्तों वैद्युत संयोजी बल होता है, बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, CHCl3। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। दोस्तों सहसंयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी से संयुक्त होते हैं। यानी इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन व एक दूसरे को का जो इलेक्ट्रॉनों का होता है वो साझेदारी ना होकर लेन देन होता है, आपका लेन देन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयुक्तता होती है। फेरिक ऑक्साइड जो दोस्तों है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe2O3। तो इसमें जो फेरिक जो Fe है, लोहा है, उसकी जो संयोजकता होती है वो होती है दोस्तों +3। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, और ऑक्सीजन की पूछे तो -2। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये यहाँ चला जाता है और ये ऑक्सीजन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, न्यूट्रॉनों। दोस्तों अस्थायी कण जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को छोड़ के जो बाकी कण होते हैं वो दोस्तों वो अस्थायी होते हैं। जैसे कि आपका पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन, ये सब दोस्तों अस्थायी कण हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये सब स्थायी कण में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक यौगिक में सबसे छोटी संभावी, ये संभावी नहीं दोस्तों संभावी है, संभावी यूनिट कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, अणु। दोस्तों अणु जो है वो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावी यूनिट है। कि दोस्तों जो होता है रासायनिक यौगिक वो 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में सब भाग लेने वाला जो सबसे छोटा जो तत्व होता है, संभावी जो यूनिट होती है, वो अणु होती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न तत्व प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है, क्योंकि दोस्तों जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये दोनों मिलकर न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। यानी न्यूक्लियॉन आपसे पूछा जाए न्यूक्लियॉन, तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक परमाणु के बाहर कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है चक्कर लगाने वाला, यही यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो भाग नहीं लेते। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी आयनिक लवण का सुविलायक। दोस्तों ये सुविलायक है, सुविलायक है क्योंकि क्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि उसका द्विध्रुव आगुण अधिक होता है। दोस्तों द्विध्रुव आगुण अधिक होने के कारण ही उसका जो डाई इलेक्ट्रिक नियतांक होता है वो भी अधिक होता है, और इसी कारण जो होता है वो ये आयनिक बंधों को कमजोर कर देता है, जिससे जो आयनिक जो लवण होता है वो इसमें टूट कर घुल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए
जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलर बियरिंग का स्नेहन करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए अर्धठोस। दोस्तों रोलर बियरिंग के जो स्नेहक के जो लुब्रिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो अर्धठोस का इस्तेमाल करते हैं। ये जो होता है बियरिंग के बीच में जगह को कम कर देता है, ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का वहन करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वहन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए एक यूनिट ऋणावेश। दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 यूनिट ऋणावेश व्यक्त वहन करता है, जबकि दोस्तों जो प्रोटॉन होता है वो 1 यूनिट धनावेश वहन करता है। और दोस्तों जो हीलियम परमाणु होता है +2 वो 2 यूनिट धनावेश वहन करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो। दोस्तों विंडो नहीं, ये पिंडो है, ठीक है दोस्तों। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। दोस्तों जो है पिंडों का आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक होता है वो इलेक्ट्रॉनों का अंतरण होता है। यानी दोस्तों जो होता है पिंड कोई भी आवेशित होता है वो किस रूप में होता है। यदि दोस्तों कोई इलेक्ट्रॉन का अगर त्याग करता है दोस्तों तो धनावेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो ऋणावेशित हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने वाला तो पहुंच जाता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है वो हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रोटॉन ऊपर की ओर धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है, यह विक्षेपित होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दाएं ओर, ठीक है। दोस्तों होता क्या है, जो बायो सेवर्ट का जो नियम है, बायो सेवर्ट का जो दोस्तों नियम है, ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के चारों ओर वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है इस नियम के अनुसार। अब उस जो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी जो दिशा होती है दोस्तों, वो दिशा जो होती है वो दाहिनी होती है, और उसी कारण जो प्रोटॉन आपका होगा वो दाएं ओर विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। बायो सेवर्ट के नियम की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा दाहिनी ओर होती है, इसी कारण जो होता है ये दाईं ओर विक्षेपित होता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए परमाणु क्रमांक। दोस्तों जो परमाणु क्रमांक है वो जो किसी भी तत्व के जो गुण होते हैं उसको प्रदर्शित करता है। दोस्तों क्या रीज़न होता है, अब परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वो परमाणु में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं। यानी जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, उस तत्व का परमाणु भार कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 22। कैसे दोस्तों, देखिए जो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो उसमें प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें जो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसमें 10 प्रोटॉन है, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 12 है, ठीक है। टोटल कितना हो गया 22, ठीक है। तो परमाणु भार कितना हुआ 22, आंसर कितना आया 22। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु भार को किस में व्यक्त किया जाता है, ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम या AMU। दोस्तों किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है उसको AMU में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों AMU की जो फुल फॉर्म होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, जो होती है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8, ए आंसर। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो दोस्तों किसी भी जो परमाणु होता है उसके जो ऊर्जा स्तर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 2n², ठीक है दोस्तों। n जो है दोस्तों यहाँ पर ये होती है संख्या, आपकी जो कक्षा है उसको व्यक्त करती है, और यहाँ पर जो कक्षा दी गई है वो 2 दी गई है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आंसर आएगा 8, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आप किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं अधिकतम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्गन। दोस्तों AR जो है ये प्रतीक होता है आपके आर्गन का। ठीक है दोस्तों, AR आर्गन का प्रतीक होता है। अब इसका आंसर हमने कैसे पता लगाया? इसके लिए देखो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी इसमें प्रोटॉन भी 18 है। इससे हमें पता चल गया ये आर्गन है, यहाँ चिन्ह दे भी रखा है। ठीक है, दूसरी बात, जो परमाणु भार होता है आपका, भार जो होता है वो आपका बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस आपका जो न्यूट्रॉन की संख्या उसमें दी गई है। ठीक है, इनकी संख्या के बराबर होता है। परमाणु क्रमांक यहाँ पर आपका क्या है? 18 जो प्रोटॉन है, तो परमाणु क्रमांक भी हो गया 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपकी पता नहीं है, यही तो निकालनी है। अब जो आपका भार था, भार आपका कितना दिया गया था दोस्तों? भार दिया गया था आपका 38 ये रहा 30 यहाँ पर भार दिया, ये भार को प्रदर्शित करता है। अगर 18 था प्रोटॉन की व्यक्त करता है। न्यूट्रॉन की संख्या जब निकालेंगे तो यहाँ पर 18 में से 18 को इधर भेजेंगे, 38 में से माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आपके पास 20 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, परमाणु। दोस्तों जो संतुलित अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष होता है उसमें परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, न तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें न तो परमाणु बनता है न नष्ट होता है, और न ही कोई सी तत्व का जो परमाणु होता है वो नए परमाणु को बनाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से जो परमाणु की जो संख्या है वो ओवरऑल सेम रहती है। इसीलिए जो पक्ष हैं दोनों ओर के, उनमें जो परमाणु की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, उसी को हम संतुलित समीकरण बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व और यौगिकों के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, रासायनिक सूत्र द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। सबसे पहले तत्वों का जो वर्गीकरण था दोस्तों वो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, डोबेराइनर। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था वो डोबेराइनर ने किया था। हुआ क्या था दोस्तों, डोबेराइनर ने सबसे पहले हमारे 1817 में वर्गीकरण किया। फिर उसके बाद आई मेंडलीव की आवर्त सारणी जिसने 1869 में किया। ठीक है दोस्तों। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने परमाणु भार को उनके रासायनिक गुणों का आवृत्ति फलन बताया, यानी परमाणु भार डिसाइड करते हैं कि क्या उनके लक्षण है, वो परमाणु भार से हम पता लगा सकते हैं, ना कि परमाणु क्रमांक से। लेकिन बाद में नई आवर्त सारणी आई, वहाँ पर फिर डिसाइड किया गया, जो रिसर्च हुई उसके अनुसार, कि जो परमाणु के जो रासायनिक गुण जो होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवृत्ति फलन होते हैं, ना कि परमाणु भार के। ठीक है, तो ऐसा कुछ संशोधन फिर उसमें किया गया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। जो सबसे पहले जो वर्गीकरण करा था किसने करा था? डोबेराइनर ने। उसके बाद किसने करा था? मेंडलीव ने। फिर किसने करा था? मोजले ने। यह आपको याद रखना है। ठीक है। और दोस्तों जो ये न्यूलैंड था, इसने 1865 में तत्वों का विभाजन किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, किस पर आधारित है? मैंने आपको बताया, पहले परमाणु भार पर आधारित थी, बाद में फिर परमाणु क्रमांक पर आधारित उसको बताया गया। ठीक है दोस्तों। और इसका जो प्रतिपादन था वो 1913 में किसने किया था दोस्तों? मोजले ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्लोरीन। दोस्तों क्लोरीन जो है वो 17 समूह में पाया जाता है, और इसका जो दोस्तों परमाणु क्रमांक है वो भी 17 है। प्रतीक चिन्ह दोस्तों इसका क्लोरीन का Cl होता है। और दोस्तों ये दूसरा सबसे हल्का हेलोजन तत्व है। सबसे हल्का हेलोजन तत्व जो दूसरा वो कौन सा है? वो क्लोरीन है दोस्तों। और जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है दोस्तों वो इसकी सर्वाधिक होती है सभी तत्वों में। और इसकी विद्युत ऋणात्मकता है वो तीसरी सर्वोच्च है, विद्युत ऋणात्मकता में तीसरा है। ठीक है दोस्तों। और इसी कारण ये शक्तिशाली जो है ऑक्सीकरण अभिकर्ता भी कहलाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता तीसरी सर्वाधिक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता है वो तीसरे नंबर पर है, और ये दूसरा हेलोजन तत्व। ये सभी इसके गुण हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का विशाल रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में
तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, परमाणु संख्या। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए, ससंयोजी। दोस्तों जर्मेनियम क्रिस्टल में जो आबंध होता है वह ससंयोजी होता है। अब क्योंकि दोस्तों इसे जो जर्मेनियम होता है ये 4th ए समूह में आता है। और दोस्तों जो 4th ए समूह है इसको कार्बन समूह भी कहते हैं। और इस समूह के जो तत्व होते हैं दोस्तों, इनकी विशेषता होती है कि ये जो होते हैं प्रत्येक परमाणु के बंध बनने के लिए अपने जो निकटवर्ती जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे साझा करते हैं, और इसीलिए इनको ससंयोजी बंधीय बनाते हैं। समझ में आया दोस्तों? इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, ससंयोजी, क्योंकि अपने पास वालों से 4 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हों। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, परमाणु। दोस्तों परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण होता है जिसमें तत्व के सभी जो गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। हालांकि दोस्तों जो परमाणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में जो सबसे छोटा कण पाया जाता है वो होता है अणु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा होगा परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा गुण धर्म ठोस, द्रव एवं गैस के लिए अलग अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अणु की गति। दोस्तों अणु की गति होती है वो तीनों में डिफरेंट होती है। दोस्तों जो ठोस होता है उसमें अणु की गति सबसे कम होती है। फिर दोस्तों जो द्रव होता है उसमें अणु की गति थोड़ी तेज होती है ठोस की तुलना में। दोस्तों जो गैस होता है उसमें सबसे अधिक होती है जो अणु की गति होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अणु की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए। दोस्तों जो नाभिक संलयन होता है वो तो सूर्य में होता है। उसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और नाभिक संलयन से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और दोस्तों लेकिन जो नाभिक विखंडन होता है वो एटम बम में होता है। एटम बम में जो विखंडन जो ऊर्जा होती है वो नाभिक विखंडन की वजह से होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक संलयन से। सूर्य के अंदर दोस्तों जो ऊर्जा मुक्त होती है नाभिक संलयन के कारण होती है। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि सूर्य की ऊर्जा का मेन स्रोत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो दोस्तों तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। नई वीडियोस जो एजुकेशनल वीडियोस है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। साथ में दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में।